हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 अर्थशास्त्र के प्री बोर्ड के पेपर के एमसीक्यू के आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय है वो हमारा मैक्रो है यानी समष्टि है। सामान्य कीमत है वो भी हमारा मैक्रो है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो भी हमारा मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वस्तु की कीमत का निर्धारण वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत उपयोगिता निम्नलिखित में से हो सकती है? सीमांत की जो अवधारणा है, चाहे वो उपयोगिता हो, चाहे वो उत्पादन हो, आगम हो या लागत हो, वो तीनों हो सकती है। ये शून्य भी हो सकती है, ये धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न सूत्र को पूरा करें। डैश बराबर है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म होती है। बहुत ही आसान सवाल है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है, प्राइस टेकर होती है। इसे बाजार में जो भी कीमत चल रही होती है उसी कीमत पर ही अपना माल बेचना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिफल के नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हमने पढ़ा हुआ है बढ़ते प्रतिफल के नियम, समान प्रतिफल के नियम और घटते प्रतिफल के नियम। तो ये किससे संबंधित है? ये है हमारे ऑप्शन डी, उत्पादन से संबंधित है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो हमारे दो कर्व होते हैं, एक तो हमारा ये पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र और एक आईसी तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। इन दोनों में से एक पेपर में आ ही जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र है उत्पादन के न से नतोदर। तो इसका सही जवाब है हमारा नतोदर। आगे बढ़ते हैं। 7 का है, औसत आगम को डैश भी कहा जाता है। तो औसत आगम को प्राइस वक्र भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है प्राइस। क्वेश्चन नंबर 8, उत्पादन के शून्य स्तर पर होने वाली लागत डैश के बराबर होती है। भाई हम कोई उत्पादन नहीं कर रहे फिर भी हमारा जो कुछ ना कुछ लागत आ रही है, तो कौन सी लागत होती है? वो होती है हमारी बंधी लागत या फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अजर्शन वाले स्टेटमेंट वाले। तो इनका जो ऑप्शन है वो हम कैसे देंगे? हम जवाब देंगे ऑप्शन ए। यदि अभिकथन अजर्शन है और रीजन वो दोनों सही हैं और जो रीजन अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी जवाब देंगे यदि अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, परंतु ये सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी जवाब देंगे यदि हम अजर्शन है वो सही है परंतु रीजन है वो गलत है। और ऑप्शन डी देंगे यदि अभिकथन गलत है परंतु कारण है वो सत्य है। तो सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु X और वस्तु Y के सभी प्राप्य संयोग उपभोक्ता की बजट रेखा से नीचे होते हैं। तो ये एक्चुअली हमारी पीपीसी से संबंधित अवधारणा है, उत्पादन संभावना वक्र। तो जो हमारी बजट रेखा है इस पीपीसी के टचिंग में होती है। तो जो प्राप्य संयोग है वो इस के नीचे प्लस इन जो टचिंग बिंदु होते हैं, जो स्पर्श बिंदु होते हैं, उन पर होते हैं। तो हमारी अजर्शन है वो हमारी गलत हो जाती है। यहाँ पे कारण क्या बता रहा है? वस्तु X और वस्तु Y के प्राप्य संयोग बजट रेखा के नीचे और साथ साथ है। ये बात बिल्कुल सही है कि बजट रेखा के नीचे भी होते हैं और इस बजट रेखा के साथ भी होते हैं। तो ये हमारा सही है, यानी अजर्शन गलत है और रीजन सही है। तो हम इसका जवाब देंगे 9 का जवाब देंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन है AFC कभी भी OXX को नहीं छूता। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो ये कभी भी OX को नहीं छूता और इसी वजह से इसे
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। तो असर्शन है वो हमारी सही है। कारण बता रहा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी शून्य नहीं हो सकती, तो बात तो ये भी सही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है कभी भी शून्य नहीं हो सकती। हम चाहे कुछ उत्पादन करें या ना करें, कुछ ना कुछ हमारी बंदी लागत है वो अवश्य होती है। तो आदर्शन ट्रू है, रीजन वो भी ट्रू है, और रीजन है वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम इसका जवाब देंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि एमसीक्यू नहीं है लेकिन फिर भी टेबल वाला, तो इसको करवा देते हैं। उत्पादन की हमें इकाइयां दे रखी हैं जिसे हम डिनोट करते हैं क्यू से। कुल लागत हमें दे रखी है, टोटल कॉस्ट 60, 100, 150, 210 और 290। औसत लागत कैसे निकलेगी? औसत लागत निकलेगी हमारी टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देने पर। तो 60 को 0 से भाग दिया, इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 75, यहाँ पे आ जाएगा 70, और यहाँ पे आ जाएगा 72.5। आगे है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में टी सी एन माइनस 1, तो इससे पहले हमारा कुछ भी नहीं है, तो इस पे हम लगाएंगे डैश। 100 में से 60 गए, 40, 150 में से 100 गए, 50, 210 में से 50 गए, 60, और 290 में से 210 गए, ये हो गया 80। तो इस तरीके से हमारा 3 नंबर का न्यूमेरिक है वो हो जाता है। पेपर में एक जो टेबल है वो अवश्य ही आती है। अब हम करते हैं सेक्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। शेष विश्व क्षेत्र वह कहलाता है जो, शेष विश्व को हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो शेष विश्व क्या काम करता है? जो आयात और निर्यात करता है। उत्पादन है वो उत्पादक क्षेत्र करता है। उपभोग हाउस होल्ड सेक्टर है वो उपभोग करता है। मुद्रा उधार कौन देता है? जो मुद्रा बाजार है, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो उधार देती, मनी मार्केट। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या करता है? आयात और निर्यात करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता? निजी अंतिम उपभोग व्यय इसे शामिल किया जाता है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय इसे भी शामिल किया जाता है। निर्माण पर व्यय ये इसे हम शामिल नहीं करते, क्योंकि वो निजी या सरकारी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, निर्माण पर व्यय। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आय में से सवाल आता ही है हमारा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? पुराने मकान की बिक्री को नहीं शामिल करते, एक गृहिणी की सेवाओं को भी शामिल नहीं करते, हस्तांतरण भुगतान जैसे छात्रवृत्ति है, बुढ़ापा पेंशन है, इसे भी हम शामिल नहीं करते। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एनडीपी एमपी में से बराबर है जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। तो यदि इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा दे तो हमारे पास आएगा एनएनपी मार्केट प्राइस। तो ये तो इसके बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। एनएनपी फैक्टर प्राइस बराबर है जीएनपी मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, और उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक एनफिया जोड़ दें, तो ये भी गलत हो गई। ऑप्शन सी देखते हैं। अगला है हमारा जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। यदि हम जीडीपी में एनआईटी जोड़ दें तो हमें जीएनपी प्राप्त नहीं होगा। जीडीपी से जीएनपी प्राप्त करने के लिए हमें इसमें एनफिया जोड़ना होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन है गलत हो गई। ऑप्शन डी, जीडीपी फैक्टर प्राइस बराबर है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी गैर राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, आयकर। बाकी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको हम होल्ड पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास। क्वेश्चन नंबर 24,
अवितरित लाभ डैश का एक भाग होता है, तो किसका भाग होता है? ये लाभ का ही एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.5 है तो गुणक क्या होगा? हमें पता गुणक का फार्मूला क्या होता है, बराबर है 1/1 माइनस MPC, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस में 0.5, तो 1 अपॉन में 0.5, तो उत्तर आ जाएगा इसका 2। तो करेक्ट आंसर है हमारा 2। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 फिर से हमारे आदर्शन वाले। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, तो आदर्शन बिल्कुल सही है। रीजन है भारत में रिजर्व बैंक राजकोषीय नीति का संचालक है, ये गलत हो जाता है। ये हमारी फिस्कल पॉलिसी को नहीं देखता, बल्कि ये हमारी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का संचालक या कंट्रोलर होता। तो असर्शन सही, कारण गलत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 26 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन MCQ में, क्वेश्चन नंबर 27, अभिकथन सरकार को राजस्व घाटा रोकने के लिए सब्सिडी कम करनी चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि सब्सिडी के रूप में जो अमाउंट दिया जाता है वो सरकार का राजस्व व्यय माना जाता है। LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देना एक राजस्व व्यय का एक हिस्सा है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है और इसको ये सही एक्सप्लेन करे। तो इसका जवाब देंगे हम ऑप्शन ए कि असर्शन सही, रीजन सही, और जो रीजन है असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये थे हमारे MCQ का सॉल्यूशन। वीडियो के लास्ट में हम जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय वाला उसका सॉल्यूशन और करते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट GNP मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसकी जो स्टार्टिंग कैलकुलेशन होती है उससे हमारा निकलता है GDP मार्केट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जमा निजी अंतिम उपभोग व्यय जमा सकल पूंजी निर्माण जमा शुद्ध निर्यात। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना है? तो उसके बाद निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना है? 400। उसके बाद सकल पूंजी निर्माण, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो इसको शुद्ध को सकल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें जो ये डेप्रिसिएशन है वो भी जोड़ देंगे, यानी कि 50 जमा के 10। और उसके बाद हमारा शुद्ध निर्यात हमारे कितने हैं? ये हो गए हमारे 10। तो इसका टोटल किया 100 जमा 400 500 जमा में 70, तो ये आ गया हमारा 570। परंतु ये अभी क्या आया है? GDP MP आया, जबकि हमने निकालना क्या है? GNP MP निकालना, तो हमें नेशनल निकालना। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? एनफिया और जोड़ देंगे। तो एनफिया की वैल्यू कितनी है हमारी? -10। तो 570 जमा में -10, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 560 करोड़ रुपए। बी पार्ट है इसका। अब हम इसको निकालेंगे इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड का फार्मूला हमारा क्या है? जो इनकम मेथड से जो हम कैलकुलेशन करते हैं उससे हमारा निकलता है NDP फैक्टर पोस्ट। कैसे निकलता है? ये हमारा निकलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए वैल्यू पुट करिए इनकी। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है? 400 है, प्लस रेंट कितना? 20 जमा में इंटरेस्ट कितना? 30 जमा में प्रॉफिट लाभांश अवितरित लाभ और निगम करिए, तीनों ही लाभ के हिस्से होते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे 45 जमा 5 जमा 10। उसके बाद है मिक्स्ड इनकम जो कि क्वेश्चन में नहीं दी गई। तो इसका कैलकुलेशन टोटल करेंगे।
ये आ जाएगा 110। ये भी हमारा क्या है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। हमने इसको क्या निकालना है, हमने निकालना है जीएनपी मार्केट प्राइस। तो इसमें से इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो प्लस इसमें हम एनफिया करेंगे। और उसके बाद फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पर लाना है तो प्लस इसमें हम एनआईटी करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि होती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 510 जमा में डेप्रिसिएशन कितना है, अचल पूंजी का उपभोग 10, जमा एनफिया कितना है हमारा -10, जमा में एनआईटी वो क्या होती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आर्थिक सहायता। तो ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट टैक्स 70 माइनस में 30। तो देखते हैं इसको, ये माइनस से ये कट गया तो ये हो गया हमारा 510 और 50 560 करोड़ रुपए। तो और ये हम जानते हैं कि चाहे हम किसी भी मेथड का प्रयोग करें, आंसर है वो हमारा सेम आता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 अर्थशास्त्र के प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू का सॉल्यूशन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।